आज नेहा पूरे 4 साल बाद विदेश से भारत लौट रही थी। उसका मायका भारत में था, जबकि वह स्वयं अमेरिका में रहती थी। लेकिन इतने समय बाद मायके आने के बाद भी उसका मन उदास था। पुरानी सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह पर उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने वर्षों के बाद भी उस जगह को देखकर वह भावुक हो उठी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही सामने से घर की चौखट को देखा तो उसे वह दिन याद आ गया जिस दिन इसी घर की चौखट से वह अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। 4 साल पहले जब नेहा अनिल के साथ कोर्ट मैरिज करके घर पहुंची थी, तो उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी और उसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे और माता पिता को भी सख्ती से बोल दिया कि आज के बाद नेहा से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। वह हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए। उसके अपने माता पिता जो उस पर जान छिड़कते थे, अपने बेटे से ऊपर अपनी बेटी को रखते थे। लोक लाज के डर के कारण उन्होंने भी चुप्पी साध ली और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने उसका हालचाल जानने की कोशिश तक नहीं की। इस नाराजगी के पीछे भाई का भी अपना एक कारण था। दरअसल वह अपनी बहन की शादी अपने बॉस से करवाना चाहता था ताकि उसे जल्द से जल्द तरक्की मिल सके। लेकिन नेहा के इस कदम से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके से नेहा का रिश्ता टूट चुका था। परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया तो पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई। आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, नेहा बोली। तभी सामने से उसके भाई राम की आवाज़ आई। नेहा, अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज़ सुनकर नेहा का दिल भारी हो गया और आंखों से जमाजम आंसू गिरने लगे। फोन पर पीछे से नेहा को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह दिल दहला देने वाली आवाज़ें शायद उसकी माँ की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई बोला, नेहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते के बाद उनके 13वीं की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते हैं जैसे एक पल को नेहा का दिल धड़कना बंद हो गया था। इस समय उसने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। कितने वर्षों के बाद अगर फ़ोन आया भी तो पिताजी की मृत्यु की खबर के साथ। लेकिन नेहा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी अजीब तरीके की आवाज़ क्यों कर रही थी। नेहा का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति अनिल घर पहुंचा तो नेहा को जोर जोर से रोता देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है? राम का फ़ोन आया था, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर अनिल ने रोती हुई नेहा को हौसला दिया और थोड़ा शांत करवाया। फिर नेहा बोली, मुझे आज ही घर के लिए निकलना होगा। तो अनिल ने कहा, नेहा, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर नेहा बोली, कोई बात नहीं, मैं आज शाम की फ़्लाइट से भारत चली जाती हूँ। तो अनिल बोला, लेकिन नेहा, तुम अकेली कैसे? फिर नेहा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। तो अनिल बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ से ज़्यादा देर तक मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। नेहा अपनी पति को अलविदा कहकर भारत जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई, परंतु समय तो जैसे काटे नहीं कट रहा था। पिता की याद और माँ की चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर मन में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती थी, माता पिता हमेशा नेहा का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि यह सब? तभी सोते हुए उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि फ़्लाइट नागपुर पहुंचने वाली है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन 4 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता की मृत्यु की गम की चादर में ढक दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा कि उसकी सहेली संगीता हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। नेहा और संगीता बहुत अच्छी सहेलियां थी।
जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि नेहा के विदेश जाने के बाद वे अलग हो गई थी, लेकिन अक्सर फ़ोन पर दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती थी। नेहा की शादी के बाद संगीता की भी शादी हो गई थी। उसके पति एक डॉक्टर थे। बहुत वर्षों के बाद आज एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में आंसू छलक आए थे। चलो नेहा, गाड़ी में बैठो, पहले मेरे घर चलते हैं, संगीता ने कहा तो नेहा बोली, संगीता मैं तुम्हारे घर फिर कभी आऊँगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। ठीक है नेहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए संगीता ने गाड़ी स्टार्ट की और नेहा से सारा हालचाल पूछने लगी। बातचीत करते करते सफ़र कट गया, पता ही नहीं चला। संगीता, मुझे यहाँ नुक्कड़ पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊँगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए नेहा गाड़ी से उतरी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कानों में 4 साल पहले वाली बात बोली गई, अपने भाई की कड़वी बातें अभी भी गूंज रही थी। घर के बाहर तक पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे संशय में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सता रहा था। जैसे ही नेहा घर की घंटी बजाने लगी तभी उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वह अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तभी लाल साड़ी पहने सजी धजी एक युवती पैर पटकते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई है जो दरवाज़ा तोड़ने पर तुली हो? तो वह बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई। उस बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, मेले कुचेले कपड़े पहने हुए थे और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। यह सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पर खड़ी नेहा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसका शक यकीन में बदल गया और रोते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ, यह क्या हो गया तुम्हें? नेहा की आवाज़ सुनते ही उस युवती ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तभी राम भी अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे नेहा, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर उस लाल साड़ी वाली युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मोना है, मेरी पत्नी। मोना, यह नेहा है, राम ने मोना से कहा तो मोना बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, वह दरअसल आज तक कभी मिले नहीं है ना, इसलिए। अरे मोना, तुम अभी तक खड़ी हो? नेहा के लिए चाय पानी लेकर आओ, कितनी दूर से आई है वह। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर नेहा अभी तक स्तब्ध थी। राम आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना नेहा, सारी मुसीबत के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की क्या हालत हो गई है। लेकिन माँ को हुआ क्या है और तुमने उन्हें कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो राम बोला, नेहा, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वह पहले ही चल रही थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वह जैसे पागल सी हो गई है। जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, खाना खाने के बाद भूल जाती है कि खाना खाया है। कभी कभी तो दिन में कई बार नहा लेती है और कभी नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती है। और हद तो तब हो गई जब वह कोई भी सामान उठाकर हम पर फेंकने लगी। अब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। राम के मना करने पर भी नेहा माँ के कमरे में चली गई। तब भी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। और पास पड़ा गिलास नेहा की ओर दे मारा। माँ की हालत को देखते हुए ही नेहा सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ऐसी हालत में पहुंची तो पहुंची कैसे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, माँ, मैं नेहा हूँ, आपकी बेटी। नेहा की आवाज़ सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी शांत हो गई। नेहा ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजू पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तभी राम बोला, देखा तुमने, यह खाना खाकर भूल जाती है और फिर कहती है कि किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। सुबह से 2 बार खाना खा चुकी है। अरे तो क्या हुआ? ऐसा कहते हुए नेहा तुरंत रसोई में गई
और अपनी माँ के लिए खाना पका कर ले आई और बड़े प्यार से माँ को खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर नेहा तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी उसका भाई बाहर आया तो वह पूछने लगी, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी खराब है तो उनका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर राम आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन राम, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसे वह भी देकर गए होंगे ना तुम्हें। अरे नेहा, इसी बात का तो रोना है। पिताजी ने अपनी सारी बचत एक एफडी के रूप में बनवा ली और उन्होंने वह एफडी और अपनी सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया तो सिर्फ यह मकान और उनकी दुकान, वह भी पिताजी ने माँ के नाम पर की है। उनके बाद ही मकान और दुकान पर मेरा हक होगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सुलूक किया है जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं। बोलते बोलते राम के हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी। अपने भाई की यह बात सुनकर नेहा तुरंत बोली, मुझे उनकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। नेहा की यह बात सुनकर राम और उसकी पत्नी मोना की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उनकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी राम बोला, नेहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक जिम्मेदार बहन और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगी। तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना। राम और मोना को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन राम सोच रहा था कि लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागजों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठों के निशान लगवा लूंगा। नेहा के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ आऊंगा। अगले दिन जब नेहा अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। उसने मुड़कर देखा तो शांति आंटी अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठी थी। देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांति आंटी उसकी माँ की अच्छी सहेली हुआ करती थी। उसके बुलाने पर नेहा थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। शांति आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते नेहा की आवाज़ रुआसी हो गई। तभी आंटी ने कहा, नेहा बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे भाई और भाभी का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ राम की बहस हो जाया करती थी। झगड़ों की आवाज़ बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार होने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम तुम्हारी माँ से नौकरानी की तरह करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने और तुम्हारी माँ के रोने की आवाज़ भी सुनी थी। यह सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उसे माँ के चेहरे और बाजू पर वह लाल निशान याद आ गए और बुरी तरह से बेचैन हो गई। फिर शांति आंटी ने कहा कि राम और मोना तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। कहीं जाते भी थे तो घर को ताला लगा कर जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में तो अच्छा भला इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। यह सब बातें सुनकर नेहा ने अपनी सहेली के घर न जाना ही मुनासिब समझा और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर शांति आंटी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और नेहा अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना धुलाना सब नेहा ही कर रही थी। माँ की तबीयत में अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर संबोधित किया तो नेहा के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई। इधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो मोना ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है।
अपने माँ के ठीक होने की बात सुनकर राम हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वह गोली नहीं दी? अरे कैसे देती, 3 दिन से तुम्हारी बहन उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रख रही है। खाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक सारे काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का, मोना ने झुंझलाते हुए कहा। उसी समय राम ने एक शीशी में से गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ यह विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद नेहा यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया था। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही राम ने माँ को कोई दवाई खिलाई थी। यह सोचते हुए वह तुरंत उठकर रसोई में गई तो उसे वहाँ दवाई की एक शीशी रखी नजर आई। उसने जल्दी से उस दवाई की फ़ोटो खींचकर अपनी सहेली के मोबाइल पर भेज दी और उसे उस दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब नेहा माँ के कमरे में आई तो उसने देखा कि माँ सो चुकी थी। उस समय नेहा स्वयं को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली। उनके कपड़े उठाकर देखते हुए पुरानी याद ताज़ा करने लगी। अलमारी में देखते देखते उसकी नज़र अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत वह डायरी उठाई और पढ़नी शुरू की। उस डायरी में उसके पिता ने नेहा और राम के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजोकर रखा था। तभी उसकी नज़र डायरी के पन्ने पर गई जिस पर लिखा हुआ था कि एक पत्र मेरी बेटी के नाम। नेहा ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो, जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बाहर निकाला था उस दिन मेरे और राम के बीच बहुत कहा सुनी हुई थी। मुझे माफ़ करना बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन राम ने मेरे पैरों में लोक लाज की बेड़ियां डाल दी और मुझे रोक दिया। मैंने तुझसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो राम ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम दोनों में से एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मुझसे संपर्क नहीं कर पाया। इसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा तो एक दिन मैंने जायदाद के बंटवारे की बात कही। मैं जायदाद में तुझे बराबर का हिस्सा देना चाहता था और इसी बात पर राम बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर मोना से शादी करने का भूत सवार हो गया और मैंने कहीं से पता लगाया तो मोना और उसके घर वालों के बारे में किसी ने अच्छी राय नहीं दी। मोना का चाल चलन भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैंने ये सब बातें तेरे भाई से कही तो यह भी कहा कि जब नेहा ने लव मैरिज की थी तब तूने उसका विरोध क्यों किया, तब लोक लाज बीच में कैसे आ गई थी और आज लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन वह तो मोना के प्रेम में इतना पागल था कि उसके खिलाफ एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर ही हाथ उठा दिया। इतना पढ़ते ही नेहा दंग रह गई। आज वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह खुद से ही बोल उठी कि दिल तो करता है कि अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर जोरदार तमाचे जड़ दूं, अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं, लेकिन नहीं, जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता। फिर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद मैं अपनी जायदाद 2 हिस्सों में ही बांटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सब कुछ राम के नाम कर दिया तो कल को वह मुझे पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई और भाभी है। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वह बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी बच्ची। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटी। तुम्हारा अभागा पिता।
अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। इस समय उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया। हेलो संगीता, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कब अभी मिलना है। तभी संगीता ने कहा, हाँ नेहा, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। मुझे इस दवाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। ऐसा कहकर नेहा ने फ़ोन रखा और तुरंत अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही नेहा संगीता के पास पहुंची तो संगीता ने हैरानी से उससे पूछा, नेहा, जिस दवाई की फ़ोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए है? तो नेहा ने कहा, वह दवाई मेरी माँ की है। मैं यह जानना चाहती थी कि क्या वह विटामिन की दवाइयाँ हैं या किसी और चीज़ की। तभी संगीता ने कहा, नेहा, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि वह दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, जो एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। नेहा को तो जैसे ये बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक भी गिर सकता है कि जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ को पागल करने की साजिश रच रहा है। उसी समय वह अपना सर पकड़ कर बैठ गई। फिर उसने अपने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली को बताई। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी जमीन जायदाद हासिल करने के लिए। नेहा गुस्से से आग बबूला होती हुई बोली, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी संगीता, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो संगीता बोली, नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या प्लान है। दोनों ने आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर के बाद नेहा घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह नेहा ने अपने भाई राम से कहा, भाई, पिताजी की 13वीं के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी, मेरी शाम की फ़्लाइट है। तभी राम सक पकाकर बोला, अरे पर मुझे तो तुझसे कागज़ों पर दस्तखत करवाने हैं। तुम्हें जाना है तो मैं पहले ही वकील साहब को फ़ोन कर देता हूँ। पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम जमीन के कागज़ों पर दस्तखत कर देना और फिर चली जाना। नियत समय पर पंडित जी पहुँच गए और 13वीं की क्रियाक्रम शुरू हो गई। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने दिव्यगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की और फिर लोग माइक पर आकर उनके बारे में अपने अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर राम उठा और अपने पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके विषय में अच्छा अच्छा बोलने लगा। नेहा का एक मन हुआ कि इसी समय उठे और राम की असलियत जग जाहिर कर दे, परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू कर रखा। शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी। राम सब लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर चुका था। थोड़ी देर बाद नेहा ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र राम पर पड़ी। राम के साथ वकील साहब बैठे हुए थे, जो कि उसे सारे कागजात दिखा रहे थे। नेहा की आंखें आंसू से भर उठी थी। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा और संगीता अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब नेहा का हौसला बढ़ चुका था। अपने पिता के बारे में बोलने के बाद नेहा ने कहा, मुझे आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं कि मेरे भाई की नज़र में मेरी औकात केवल एक टुकड़ा ज़मीन है। नेहा की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर नेहा बोली, जी हाँ, वह ज़मीन जो मेरे पिताजी मेरे नाम पर करके गए थे, उसी ज़मीन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर वह ज़मीन मेरे नाम पर ना होती तो मुझे तो यह भी नहीं पता चलता कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस समय उसका भाई राम खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। फिर नेहा बोली, यह बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो कि माँ बाप की ज़मीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। अरे हम बेटियां तो अपना हक केवल इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से इतनी बात तो साफ है कि मेरा मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है
और जो बीते कुछ समय से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे माँ और पिताजी के साथ किया, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी एक एक हरकत का हिसाब होगा। नेहा को ऐसा बोलते देख राम उसके पास जाकर उससे धमकाते हुए बोला, नेहा, तुम जो बोलने के लिए यहाँ आई थी वही बात बोलो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई फालतू बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी मोना राम के पास आई और उसे चुप रहने का इशारा करने लगी और फिर नेहा को बोली, दीदी, आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों खोल रही हो? अगर आप घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगे तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? फिर नेहा ने कहा, अरे वाह, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर विदा हुए, वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर सबको पता लगने दो कि एक जमीन का टुकड़ा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। फिर नेहा ने अपने बैग से वह दवाई निकाली और बोली, यह देखिए, यह वह दवाई है जो मेरे भाई भाभी मेरी माँ को देते थे। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह दवाई नहीं बल्कि एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह पागल बना देता है। क्या बकवास कर रही हो नेहा? यह सब तुम्हारी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। अरे राम, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है, नेहा ने कहा। तो मोना ने राम को चुपचाप वहां से खिसक चलने के लिए इशारा किया। जैसे ही वह दोनों वहां से निकलने लगे, उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राम और मोना को पकड़ लिया। तभी नेहा बोली, क्यों राम, यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे? जमीन अपने नाम नहीं करवानी तुम्हें? नेहा ने वकील साहब के हाथ से वह कागज लिए जिस पर राम उसके हस्ताक्षर करवाना चाहता था और सारे सबूत पुलिस के हाथ में दे दिए। फिर संगीता ने डॉक्टर पति ने दवाई की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। राम और उसकी पत्नी मोना की रची साजिश धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई और संपत्ति का फैसला नेहा के हाथ में दिया गया। लेकिन नेहा को संपत्ति का कोई लालच नहीं था। माता पिता का पुश्तैनी घर और दुकान उसने अपने भाई को ही दे दी क्योंकि वह किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। और उसने अपने जायदाद के पैसों को वृद्धाश्रम में दे दिया और अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और माँ ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।